हेलो गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स का थर्ड लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ये लास्ट लेसन है। जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स प्रॉपर जो अकाउंट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये लास्ट थ्योरी वाइज लेसन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं जिससे कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व होता है। जैसे इक्वेशन जब हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो क्या होना चाहिए? इक्वेशन सॉल्व होने के बाद LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ये एक प्रिंसिपल है इक्वेशन का। जैसे A+B² आपने पढ़ा है 8 में 9 में 10 में, A² + B² + 2AB है ना। जैसे मैथ्स में नेगेटिव जो है वो नंबर लाइन के लेफ्ट में होता है, पॉजिटिव नंबर लाइन के राइट में होता है। जो ऊपर है ओरिजिन के वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। ये मैथ्स के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो द बेसिक रूल्स अप्लाइड इन अकाउंटेंसी। जो रूल्स अकाउंटेंसी में फॉलो होते हैं, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि लेफ्ट में हमेशा डेबिट को शो किया जाता है, क्रेडिट को हमेशा राइट में शो किया जाता है। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं ये किस में आएंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड यूनिवर्सली, जो पूरी दुनिया में फॉलो होगा। जब अकाउंटेंट्स अकाउंट्स को सॉल्व करते हैं, जब वो अकाउंटेंट्स कॉपी में अकाउंट्स को बनाते हैं या कंप्यूटर में एंट्रीज करते हैं या कॉपीज में एंट्रीज करते हैं, जहां भी वो अकाउंट्स को सॉल्व करेंगे तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसी को वो फॉलो करेंगे और अकाउंट्स को रूल करेंगे या अकाउंट्स को रन करेंगे। ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, तो ये जो बेसिक रूल्स हैं अकाउंट्स के, उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अभी हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, और जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के हिसाब से पूरा अकाउंट सब्जेक्ट चलता है। यानी द इंटायर अकाउंट सब्जेक्ट इज बीइंग रूल्ड, इज बीइंग रन, इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन्हीं प्रिंसिपल्स को जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या है? मैन मेड। ये मैन मेड है। यही फर्क है साइंस प्रिंसिपल्स में और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। साइंस प्रिंसिपल जो है वो नेचुरल है, जैसे ग्रेविटी, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। डिस्पर्शन, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी इंसानों ने बनाया है? नहीं। क्या ये प्रिंसिपल इंसानों के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया? नहीं। ये नेचुरल है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, डिस्पर्शन, ऑल दीज आर नेचुरल, बट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। इसे हमारे जैसे अकाउंटेंट्स ने, जो इटली कंट्री है, जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो इटली में डेवलप हुआ था, तो हमारे ही जैसे इटली के लोगों ने मिलकर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को बनाया है। यूनिवर्सल परवेसिव, दुनिया भर में अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो होते हैं। यह प्रिंसिपल कॉमन है साइंस और अकाउंट्स में। जैसे ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाएंगे। यूनिवर्सल या परवेसिव दोनों का एक ही मतलब है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मींस द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी चेंज विद टाइम। जैसे साइंस प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, 500 साल पहले भी जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल था आज भी वही प्रिंसिपल है, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये टाइम के साथ चेंज होते हैं, ये टाइम के साथ अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे आप सोचिए फोन पे, जी पे, क्या ये 20 साल पहले था? नहीं था, आज है। हो सकता है आने वाले समय में और अच्छा पेमेंट का सिस्टम आ जाए, वर्चुअल करेंसी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी आ जाए, तब ये रूल्स फिर से चेंज हो जाएंगे। तो अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, दे आर नॉट रिजिड लाइक साइंस प्रिंसिपल्स। समय के साथ इसमें बदलाव आता जाएगा ताकि वो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ सके। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? फ्लेक्सिबल मींस इट कैन बी चेंज according to the situation and it changes with
टाइम, समय के साथ इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे आप खुद सोचिए 2017 में जीएसटी आया, उससे पहले जीएसटी नहीं था, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पहले जीएसटी का इंक्लूजन नहीं था, लेकिन 2017 के बाद उसमें जीएसटी इंक्लूड हो गया, चेंज हुआ ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ उनमें चेंजेस आते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है जिसके हिसाब से पूरा अकाउंट्स चलता है? पहला, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। यहां पे मैंने एजम्पशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, जो मेन है वो है गोइंग कंसर्न। ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? कोई भी बिजनेस जब वो शुरू होता है तो उसका जो प्रॉपराइटर है, उसका जो ओनर है, वो यही चाहता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रन करे। जब टाटा बिजनेस जब शुरू हुआ था, आज से लगभग 150 ईयर्स अगो, तब क्या वो चाहते थे कि बिजनेस 2-3 साल में बंद हो जाए? कोई भी बिजनेसमैन जब वो बिजनेस शुरू करता है तो वो ये चाहता है उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चले, लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करे। तो ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। एवरी बिजनेस व्हेन इट स्टार्ट्स इट थिंक्स दैट इट विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न, लगातार बिजनेस प्रॉफिट कमाता जाए, बिजनेस चलता जाए। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा आज वो खुला है तो 3 महीने में बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए। हर बिजनेस चाहेगा कि वो लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करे, मार्केट में प्रॉफिट कमाए, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो। कोई भी जब अपना करियर शुरू करता है वो नहीं चाहेगा कि करियर उसका थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाए, उसका करियर लंबे समय तक चले। क्रिकेटर लंबे समय तक खेलना चाहते हैं, फिल्म स्टार लंबे समय तक मूवीज करना चाहते हैं। तो बिजनेस भी ऐसा है कि बिजनेस भी जब ओपन होता है तो वो चाहता है कि लॉन्ग टाइम तक वो मार्केट में प्रॉफिट कमा के सरवाइव करे। इस प्रिंसिपल को कहते हैं गोइंग कंसर्न। इसके बाद कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? आप अगर एक साल में कोई रूल फॉलो कर रहे हैं तो अगले साल उस रूल को चेंज मत करिए, आप कंसिस्टेंट रहिए। बिकॉज अगर आप बार बार अपने प्रिंसिपल्स को, अपने बिजनेस के रूल्स को चेंज करेंगे तो जो कंज्यूमर्स हैं वो आपसे अटैच नहीं हो पाएंगे और आपके बिजनेस को भी प्रॉब्लम फेस होगा। आपको एक जैसा कंसिस्टेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने रखा है ओनली कैश, तो आप उसको कभी कैश कभी क्रेडिट, कभी कैश कभी क्रेडिट, ऐसा मत करिए। बिजनेस को सिर्फ कैश में लेके चलिए। अगर आप क्रेडिट में चला रहे हैं तो क्रेडिट में चलिए, वरना जो कस्टमर्स है उनको प्रॉब्लम होगी। और अगर आप कैश और क्रेडिट दोनों का मिक्सचर लेके चल रहे हैं तो आप उसको लेके चलिए। कंसिस्टेंसी का मतलब आप बार बार एक जैसे चलिए। अब सोचिए, फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, वो एक मैच में 100 रन बनाया, अगले मैच 4 मैचेस में 0, 2, 3 और 6th मैच में वो सेंचुरी बनाया। ठीक है। एक दूसरा प्लेयर है, उसने किसी मैच में सेंचुरी नहीं बनाया, पर हर मैच में, किसी मैच में 40, किसी मैच में 60, किसी मैच में 70। तो कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है? पहला वाला जिसमें एक मैच खेलने के 5 मैच बाद वो सेंचुरी बना रहा है और बीच में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। जबकि दूसरा प्लेयर जो सेंचुरी नहीं बना रहा है लेकिन अप्रोच उसका कंसिस्टेंट है कि हर मैच में वो रन बना रहा है। तो सक्सेसफुल कौन है, पहला या दूसरा? दूसरा प्लेयर। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है बिजनेस को, अपने रूल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को लगातार फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट, स्टेबल, सेम, 4-5 साल तक सेम रखे। जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, उसने प्रिंसिपल बनाया कि हम अपने एम्प्लॉइज का 5 साल तक ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इस प्रिंसिपल को, इस पॉलिसी को उसे फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हर साल ट्रांसफर कर रहा है, इस साल किसी का कर दिया, उस साल किसी का कर दिया, एक साल ट्रांसफर नहीं करेगा, अगले साल फिर कर देगा। तो ऐसे में जो एम्प्लॉइज हैं उनके मोराल पे, उनके कॉन्फिडेंस पे, उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो अगर आपने डिसाइड किया कि 5 साल आप एम्प्लॉइज का ट्रांसफर नहीं करेंगे तो इस रूल को आप हर साल फॉलो करिए कि 5-5 साल में आपका ट्रांसफर होगा वर्कर्स का। तो कहने का मतलब यह है द अप्रोच शुड बी कंसिस्टेंट इन एनी बिजनेस। बिजनेस के कंसिस्टेंसी को आप बार बार चेंज मत करिए। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों कंसिस्टेंसी को समझने के लिए। एक बिजनेस ने एक साल बहुत अच्छा काम किया मिठाई के बिजनेस में, अगले साल मिठाई को बंद करके वो किसी और कपड़े के बिजनेस में चला गया।
अगले साल कपड़े को बंद करके किसी और में चला गया। तो पब्लिक जो बॉन्ड बनाना चाह रहा है कि यार मिठाई अच्छा बना रहा था, अगले साल मिठाई कहाँ गई मिठाई दुकान, अरे वो तो बंद कर दिया हमने दूसरा बिजनेस चालू कर दिया। तो जो कस्टमर और जो एम्प्लॉय है उनके बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बन नहीं पाएगा। तो अगर इस साल मिठाई बेचना, अगले साल भी बेचे, तीसरे साल भी बेचे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मिठाई के साथ आपने दूसरा बिजनेस भी चालू किया, पर मिठाई को आपने क्लोज नहीं किया। तो द अप्रोच शुड बी कंसिस्टेंट। आप लगातार अपने एजम्पशंस को चेंज ना करें। अगला एक्रूअल एजम्पशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्रूअल एजम्पशन जो है ये अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। मींस द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव टेकन प्लेस, नीदर एट दैट टाइम व्हेन यू हैव रिसीव्ड द मनी। मतलब जिस दिन सामान बिका, जिस दिन सामान खरीदा गया, उसी दिन रिकॉर्ड होगा, भले पैसा बाद में पेमेंट होगा। एग्जाम्पल, 1 सितंबर को 50,000 का गुड्स सेल हुआ। 1 सितंबर पैसे आए 10 सितंबर को, लेकिन रिकॉर्ड कब होगा? 1 सितंबर को, बिकॉज सेलिंग कब हुई थी? 1 सितंबर को। इसी को कहते हैं एक्रूअल एजम्पशन। मींस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने अर्न कर लिया है पर पैसा आपको अभी मिला नहीं है। द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट, on that date on which they have taken place, not on that date when the money is being received. रिकॉर्ड उस दिन करेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शंस रियल में होगा, ठीक है, ना कि उस दिन जिस दिन पेमेंट आएगा। आज कितना तारीख है? 18th ऑफ अगस्त। 18th अगस्त को एक बिजनेसमैन ने या एक शॉपकीपर ने 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया क्रेडिट में। पैसे अभी नहीं आए, पैसे आए 25th अगस्त को, लेकिन रिकॉर्ड कब होगा? 18th अगस्त को, बिकॉज ट्रांजैक्शन हुआ कब? सामान की सेल कब हुई, बिक्री कब हुई? 18th अगस्त को। रिकॉर्ड भी कब होगा? 18th अगस्त को। इसको कहते हैं एक्रूअल एजम्पशन। और एक्रूअल एजम्पशंस को फॉलो करने से ही रियल प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, समझिएगा। ये साइड वाला कवर हो रहा है, देखिए तो। मान लेते हैं 50,000 का सेल्स हुआ और जो एक्सपेंस है वो हुआ 10,000, ठीक है। मान लेते हैं इस 50,000 में 40,000 रुपीज मिल गया, 40,000 रुपीज मिल गया। अब अगर मैं एक्रूअल के हिसाब से ना चलूं, मान लेते हैं 40,000 मिला और एक्सपेंस कितना हुआ? 10,000। कितना प्रॉफिट शो होगा आपके बुक में? 30,000 का प्रॉफिट शो होगा। लेकिन क्या यह सही है? गलत। बिकॉज आपने सेलिंग कितने की है? 50। भले आपको 40 मिला है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए? 50। तो रियल में आपका इनकम है 50 और एक्सपेंस है 10, तो आपका रियल प्रॉफिट 40,000। इसीलिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। वैसे भी बड़े बड़े बिजनेस में जहां पे करोड़ों डॉलर की डिलीवरी, सामान लेना खरीदना होता है, वहां पे कैश पेमेंट नहीं होता, ज्यादातर पेमेंट एक्रूअल में होता है। ट्रांजैक्शंस आज होते हैं पर पेमेंट 2-3 महीने बाद आता है। तो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दैट डेट ऑन विच दे हैव टेकन प्लेस। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड होगा, और जितने का सेलिंग हुआ वो रिकॉर्ड होगा, भले पेमेंट ना आया हो। रिकॉर्ड उतने का ही होगा जितने का सेलिंग या परचेजिंग हुई है। अगर परचेज 50,000 का हुआ है पर आपने पेमेंट किया सिर्फ 5,000, लेकिन आप रिकॉर्ड करोगे 50,000। तो एक्रूअल का मतलब इट डजंट मैटर whether the payment has been received or made. The real matter is that how much selling and how much purchase is being done. कितने का सामान बेचा गया और कितने का सामान खरीदा गया किस डेट में, उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। इस बेसिस को कहते हैं एक्रूअल एजम्पशन, ठीक है।
अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस वीडियो में जो बाकी प्रिंसिपल उसको हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ आया हो। गुड नाइट।